नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण बिहार की वोटर लिस्ट का मामला लेकर पहुंचे। इसके ऊपर हमने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था, लेकिन अब इस पूरे खेल में सिब्बल और सिंघवी भी कूद चुके हैं और इसको लेकर आज ये मामला मेंशन हुआ था सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ के सामने, जिसमें थे जस्टिस धूलिया और जस्टिस जयमाला बागची। उनके सामने जब ये मामला पहुंचा तब तक कपिल सिब्बल आरजेडी की तरफ से और अभिषेक मनु सिंघवी दूसरी एक पार्टी की तरफ से, गोपाल शंकर नारायण तीसरी पार्टी की तरफ से और प्रशांत भूषण तो एडीआर की तरफ से थे ही। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो काम किए। पहला तो काम ये किया कि जो मांग की गई थी कि इस जो ऑर्डर है ईसीआई का, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो ऑर्डर है एसआईआर का, इसको स्टे किया जाए क्योंकि इसमें 25 जुलाई तक की डेडलाइन दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे तो नहीं दिया, जिसे आप इन लोगों के लिए झटका भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसको कोई झटका नहीं मान के चल रहे हैं। उसकी वजह हम आगे चलकर आपको बताएंगे। हालांकि बहुत से यूट्यूबर इसको कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया सिब्बल सिंघवी प्रशांत भूषण को झटका, लेकिन झटका नहीं है। इसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है वो भी हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले को 10 जुलाई के लिए सुनवाई के लिए ले लिया है, लेकिन एक बड़ा जो काम है इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं किया गया है, उससे थोड़ी उम्मीद लग रही है कि सुप्रीम कोर्ट आसानी से इन लोगों के पक्ष में कोई भी फैसला देने से बचने की कोशिश कर रहा है। और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 10 जुलाई यानी कि गुरुवार को सुनवाई के लिए तो रख दिया है, पर अभी तक केंद्र सरकार को या फिर इलेक्शन कमीशन को कोई भी औपचारिक नोटिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं दिया गया है। यानी यहाँ याचिकाकर्ताओं से ही कहा गया है कि वो जो भी याचिकाएं बना रहे हैं उसकी कॉपी इलेक्शन कमीशन को और केंद्र सरकार को जरूर दे दें। अब ये मामला गुरुवार को सुना जाएगा और गुरुवार को क्या बातें होंगी उसका अंदाजा तो आज जो कुछ कोर्ट में कहा गया है उसी से लगाया जा सकता है। अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया कि ये सीधे तौर पर जो संवैधानिक उपबंध है उनका उल्लंघन है और असंवैधानिक है। दूसरी तरफ कपिल सिब्बल ने इसे एकदम से असंभव बता दिया कि लोग अपने कागजात जमा करा पाएंगे। गोपाल शंकर नारायण ने इसे बताया कि ये वोटरों का अधिकार छीनने की साजिश है। यानी यहाँ जो वकील हैं वो एक संवैधानिक संस्था के संवैधानिक फैसले को अपने मन मर्जी से या अपने ही द्वारा असंवैधानिक घोषित करते हुए और झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वकीलों ने दावे किए कि 25 जुलाई तक अगर लोगों ने अपने दस्तावेज जमा नहीं किए, जिनकी संख्या 11 तक है, तो उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए जाएंगे। जबकि इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है, जो प्रक्रिया है, उसके तहत 25 जुलाई तक लोगों को पहली बार फॉर्म जमा करने हैं। उसके बाद उसका एक ड्राफ्ट लिस्ट तैयार होगी और उसमें अगर लोगों को आपत्ति है तो वो फिर से अपने फॉर्म लेकर जमा करा के उसको दोबारा से करेक्शन करा सकते हैं। इसमें जो पार्टियां हैं, जो दल है, राजनीतिक दल, उनके जो बीएलए यानी कि बूथ लेवल एजेंट है, वो भी दखल देकर उन लोगों के दस्तावेजों को या प्रमाण पत्रों को दोबारा से सबमिट करा सकते हैं। अंतिम जो सूची है वो 30 सितंबर को जारी होनी है, लेकिन ये सभी वकील सुप्रीम कोर्ट में ये झूठ बोलते नजर आ रहे हैं कि ये बहुत जल्दी से और साजिश के तौर पर किया जा रहा है। दावे तो ये भी किए गए कि जब लोग पहले वोट डाल चुके हैं तो फिर उन्हें दोबारा से वोट डालने से कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जिन लोगों के 2003 की जो गहन पुनरीक्षण लिस्ट तैयार हुई थी उसमें अगर नाम है तो फिर उन्हें किसी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उनके नाम बाद में जोड़े गए हैं, चूंकि 2003 में पूरे देश में ऐसी ही गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम चला था, इसलिए उसको बेस माना गया है।
अब ये वकील कह रहे हैं कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड है, जिनके पास राशन कार्ड है, उन्हें वोट देने से कैसे रोका जा सकता है। वोटर कार्ड और आधार कार्ड को क्यों नहीं माना जा रहा है, जबकि ये भारत का जब आधार कार्ड बनता है उस पर भी स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि ये केवल पहचान का प्रमाण पत्र है, ये नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। उसी तरीके से वोटर कार्ड पे भी लिखा रहता है ये पहचान का प्रमाण पत्र है, ये आपके भारतीय नागरिक होने की पूरी तरीके से प्रमाणित नहीं करता है, उसे दूसरे दस्तावेजों के द्वारा आपको प्रमाणित करना पड़ेगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर रहा है, लेकिन ये जो वकील है उसी संविधान के अनुच्छेद का हवाला देकर इस कार्यवाही को असंवैधानिक ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी जो दलीलें हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 325 और 326 का हवाला देती हुई नजर आ रही